गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों को पता ही है हमारी 8th क्लास की जो है एनसीईआरटी शुरू हो चुकी है। ज्योग्राफी का पहला अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया है 8th क्लास का, ठीक है। और 6th और 7th क्लास की ज्योग्राफी हमारी कवर हो चुकी है। मैंने प्लेलिस्ट बना दी गई है। जो भी नया स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहा है तो जो है चैनल में जाके जरूर देखिए प्लेलिस्ट में, ठीक है। मैंने हर एक सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपना 8वीं क्लास का, ठीक है, 8th क्लास की जो दूसरा अध्याय है, सेकंड चैप्टर हमारा है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो नया स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी, ठीक है। और अभी इसी टेट में बहुत टाइम है, हम बहुत अच्छे से अपनी तैयारियां करेंगे। अभी थ्योरी क्लासेज हमारी चली हुई हैं, उसके बाद नोट्स के जरिए हम पढ़ेंगे और फिर अपने जो है पीवाई की क्वेश्चन करेंगे। मैं सोच रही हूँ कि पीवाई के जो है शॉर्ट वीडियो जो एक एक करके मैं चैनल पे डाल दूँ। तो देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैं ये चीज़ें ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 8वीं क्लास का जो 8th क्लास का हमारा सेकंड चैप्टर है, ठीक है। तंजानिया के बारे में पढ़ेंगे। तंजानिया जो है अफ्रीका के एक छोटे गांव में मांबा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है, ठीक है। जो मांबा है वो पानी लाने के लिए सुबह जल्दी उठती है। एक सेकेंड। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास अपनी छोटी झोपड़ियों के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। ये माम्बा के बारे में बताया गया है, उसके परिवार के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि वो अपनी माँ की भी हेल्प करती है, भाइयों की भी बकरियाँ चराने में हेल्प करती है, उसकी देखभाल करने में हेल्प करती है। उनके जो पिताजी हैं वो कठिन परिश्रम करके जो है थोड़ा बहुत ही मक्का और सेम उगा पाते हैं। तो एक बार यहाँ से देख लेंगे। जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश में भूमि, मृदा के प्रकार, जल उपलब्धता का प्रेक्षण करें। ये मतलब कुछ करके सीखना है कि कैसे जीवन शैली इन द्वारा प्रभावित हुई है। चलिए। पीटर जो है न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश में मध्यवर्ती भाग में रहता है। पीटर कहाँ रहता है? न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ी में लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहां नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से उसका प्रबंधन किया जाता है। देखिए, पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। तो देखिए यहाँ से देखते हैं, क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र में 30% भाग पर ही रहती है। शेष जो है 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है, ठीक है। देखिए, माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों पे रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों को एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। हमारी हेडिंग है भूमि के बारे में हम पढ़ेंगे। भूमि, इस सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है, पर भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है।
ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन जो है बसे हुए क्षेत्र हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारी हेडिंग भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप माम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? भूमि का उपयोग जो है भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। कैसे भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि जो है व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, मतलब जो खुद की भूमि हो। जैसे हमने कोई भूमि ले ली तो अगर वो हमारे नाम से, तो वो निजी भूमि हो गई, ठीक है। जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व से होती है। जैसे बहुत सारे लोग मिलके एक भूमि मतलब जमीन ले लेते हैं, 4-5 लोग मिलके, तो वो सामुदायिक हो गई कि बहुत सारे लोगों की वो भूमि है। और निजी क्या होती है, एक व्यक्ति की वो जो है वो जमीन है वहाँ की। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधि बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जो 4-5 लोग मिलकर किसी भी जगह को, भूमि को लेते हैं, उसको क्या कहेंगे? साझा संपत्ति संसाधन, ठीक है। देखिए यहां से देखते हैं, जनसंख्या और इनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि का उपयोग जो प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण जो है भूसंकलन, एक सेकेंड, निम्नीकरण, भूसंकलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। देखिए ये भूमि उपयोग का जो है समय के अनुसार परिवर्तन दिखाया गया है। पहले यहाँ पे खेती करते थे, फिर घर बनने लग गए, फिर सड़क बन गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई। इधर देखिए, ठीक है, ऐसा ही जो है भूमि का परिवर्तन होता गया। भूमि संसाधन का संरक्षण, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। किसके कारण? बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती हुई मांगों के कारण। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। तो भूमि संरक्षण को कैसे रोक सकते हैं हम? जैसे वनों को ना काटें, ठीक है, रासायनिक कीटनाशक बंद कर दें, उर्वरकों के जो है उपयोग जो है कम कर दें उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है मृदा। मृदा क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या है? मृदा कहलाती है। जो हमारी पृथ्वी है उसके पृष्ठ पर दानेदार जो कण हैं उसके आवरण की पतली परत क्या कहलाएगी? मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। जो स्थल रूप है वो ऐसे आ सकता है कि मृदा के रूप को कौन निर्धारित करता है? जो स्थल रूप है, ठीक है। स्थल रूप जो है मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ, एक सेकेंड,
एक बार ये देख लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले नीचे देख लेते हैं। जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण जो है मृदा उपजाऊ बनाता है। तो मृदा उपजाऊ कैसे होती है? खनिज और जो जैव पदार्थ है उनकी सही मात्रा। ठीक है, चलिए एक बार ये ऊपर देख लेते हैं। देखिए भूसंकलन क्या होता है। भूसंकलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया गया है। वे प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूसंकलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है। नदी अवरुद्धता के कारण अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है, मतलब बाढ़ आ जाएगी। फिर पहाड़ी भूभाग में भूसंकलन एक मुख्य और विस्तृत रूप में फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। एक वस्तुस्थिति अध्ययन इसके बारे में पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पियो के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र में क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचने के लिए पूर्ण रूप से खाली कर दिया गया था उस टाइम पे। ठीक है, चलिए निजीकरण क्रियाविधि क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। वैज्ञानिक परिविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूसंकलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक है और उनका प्रबंधन कैसा करना है। भूसंकलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न हैं। भूसंकलन जो है प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर उससे प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण जो है प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना चाहिए भूमि को खिसकाने के लिए। जैसे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं तो उनके साथ में जो ये सीमेंट की बड़ी बड़ी दीवार बना दी जाती है। भूसंकलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि, स्थायी अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूसंकलन की गतिशीलता को नियंत्रण करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। ये दीवार दिखाई गई है, सीमेंट की दीवार बनाई जाती पहाड़ों के साथ साथ लगातार। तो चलिए ये देखिए मृदा परिच्छेदिका दिखाई गई है। नीचे है जनक चट्टाने, फिर है अपक्षीय चट्टान पदार्थ, ये इधर बालू गाद क्ले के साथ उपमृदा, ये इधर, और उसके बाद है ह्यूम्स और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं। अपक्षय क्या है? तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधा, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत शैलों का टूटना जो है और क्षय होना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। इसको पढ़ लेना, इट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो तापमान है, तापमान में परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा अनावृत शैलों का टूटना जो है टूटना और क्षय होना क्या कहलाता है? अपक्षय। ठीक है, चलिए इसमें बताया गया है। क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं? जो 1 सेंटीमीटर है वो मृदा बनने में सैकड़ों कई सौ वर्ष लग जाते हैं। देखिए ये मृदा के बारे में बताया गया है, एक बार देख लेंगे। ठीक है, इधर से जनक शैल रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। तो ये ऐसे आ सकता है कि ये किस चीज़ को निर्धारित करती है? जो जनक शैल है,
रंग है, गठन है, रासायनिक गुणधर्म है, खनिज है, मात्रा है, वो किस चीज़ को निर्धारित करती है? ये सारी चीज़ें पारगम्यता को निर्धारित, मृदा की जो पारगम्यता है उसको निर्धारित करती है। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं, ठीक है। यहाँ से वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव जो है ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, ठीक है। जो वनस्पति जात है, प्राणी जात है और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। यहाँ से देखते हैं, समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। जो समय क्या है वो मृदा की परिच्छेदिका की मोटाई को जो है निश्चित करता है। और जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। जो ये जलवायु, तापमान और वर्षा है, ये किसको प्रभावित करते हैं? अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को, ठीक है। इसको याद करिएगा, एक बार दोबारा पढ़ लेंगे हम, ठीक है। जो जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, ये किसको निर्धारित करते हैं? मृदा की पारगम्यता को, ठीक है। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव जो है ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय क्या करता है? मृदा की परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। और जलवायु, तापमान, वर्षा क्या करते हैं? अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसको 2-3 बार देख लेंगे तो हमें अच्छे से ज्ञात हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है, ठीक है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। जो मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक जो है वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न हैं। तो कैसी है ये? देखिए, मल्च बनाना। तो मल्च बनाना क्या होता है? पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे घास फूस से ढक दिए जाते हैं। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, ठीक है। मल्च बनाना, जैसे कोई टमाटर का हमने पौधा लगा दिया तो उसके साथ में यहाँ पे ना, साथ में जहाँ पे उसकी जड़ें होती है उसके ऊपर ठीक पौधे, घास फूस, वो उससे जो है वो चीज़ ढक दी जाती है, तो वो क्या कहलाएगी? उसका मल्च बनाना हो गया, ठीक है। वेदिका फार्म ये है, ठीक है। समोच्च रेखीय जुताई दिखाई गई है। तो वेदिका फार्म क्या है? चौड़े समतल सोपान अथवा, देखिए इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, यहाँ से मल्च बनाना, वेदिका फार्म, समोच्च रेखीय जुताई और रक्षक मेखलाएं, इसके जो भी ये हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको जरूर याद रखना। मल्च बनाना आपने देख लिया, पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे घास फूस से ढक दिए जाते हैं जिससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। और वेदिका फार्म क्या है? चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढलानों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। इनसे जो है पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन कम होता है। देखिए, ये इधर दिखाए गए हैं। जो है चौड़ी चौड़ी पट्टियों में इसको काट दिया जाता है, ठीक है। इधर चौड़ी चौड़ी पट्टियों में इसको ऐसे करके काट दी जाती है। चौड़ी चौड़ी भूमि होती है, फिर थोड़ी सी ढलान पे आके बना देते हैं इसको, ठीक है। पहाड़ी इलाकों में होती थी पहले, हम जब मिजोरम में रहते थे तब मैंने ये चीज़ें देखी थी उधर, ठीक है। चलिए, देखिए समोच्च रेखीय जुताई क्या होती है? एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल के से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। देखिए, इधर दिखाई गई है, ठीक है।
और रक्षक मेखलाएँ क्या होती हैं? तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए जो है वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, ताकि मृदा आवरण और को बचाया जा सके। जैसे कोई एक फार्म हो गया, खेत है, तो उसके चारों ओर मेड़ सी बना के चारों ओर जो है लंबे-लंबे पेड़ देखे होंगे आप लोगों ने भी, ठीक है? लगाए जाते हैं लाइन में बिल्कुल, ताकि जो है मृदा का आवरण को बचाया जा सके। ये क्या कहलाएँगी? रक्षक मेखलाएँ। नेक्स्ट है समोच्च रेखीय रोधिकाएँ। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, चलिए, ये क्या है? चट्टान बांध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको देख लीजिएगा, अच्छे से अपना पढ़ लो। चट्टान बांध क्या है? यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। क्या करते हैं? जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं क्या? चट्टान बांध। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। ठीक है, और बीज की फसल उगाना क्या होता है? वर्षा दोहन से जो है मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसल जो है एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है जल। जल के बारे में हम पढ़ेंगे। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे जो है जल ग्रह कहना उपयुक्त है। जो भूपृष्ठ का जो है 3/4 भाग है जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन जो है 3.5 लगा लो, 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। एलवण जल केवल 2.7% ही है। जो एलवण जल है वो कितना है? 2.7%। इसका लगभग 70% भाग जो है बर्फ की चादरों और हिमनदियों के रूप में है। देखिए, 2.7% तो क्या है? एलवण जल है, और 70% भाग जो है बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेश में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। ठीक है, मतलब हम लोग जो है इनको यूज नहीं कर पा रहे हैं। केवल जो 1% एलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। मतलब जो जल हम यूज़ कर रहे हैं वो पूरी पृथ्वी का सिर्फ 1% जल है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यह कौन सा है? भौम जल है, भूमि के अंदर पाए जाने वाला जल। नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में, वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में है। जो 1% जल है वही हम यूज़ करते हैं। 70% भाग जो है बर्फ़ से की चादरों से हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के पर्वतों पे है, और 2.7% जो है एलवण जल है। ठीक है, देखिए इसमें बताया गया है एक टपकता नल जो है, मतलब जो हमारे घरों में टैप है, एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। तो देखिए इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपने घरों में जो जिसके टैपों से पानी टपक रहा है उसको ठीक करवाइएगा। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है, मतलब ये इतना ही रहेगा। इसकी कुल मात्रा स्थिर है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वहा की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों के चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं कि जल चक्र जो है इसे जल चक्र कहते हैं। जैसे महासागरों से वायु में, भूमि में और पुनः महासागरों के चक्र द्वारा निरंतरित गतिशील करता है, इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के
अथवा जल प्रदूषण के कारण अम्लनीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग है। बढ़ता जो है नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी है जल उपलब्धता की समस्याएं। विश्व के कई देशों में जल की कमी है। ठीक है, बहुत सारे देशों में जो है जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे देश, ठीक है, इसको याद रखना। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव जो है मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों में जो है प्रदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इसे जो है क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका जो है अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित और या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों के औद्योगिक बहिस्त्राव जल के प्रमुख जो है संदूषक है। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश जो रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर से मतलब मानव शरीर में जो है पहुंच जाती है। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्त्रावों को उपयुक्त विधि में शोधित करने जल प्रदूषण है नियंत्रित किया जा सकता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं। जो वन और अन्य वनस्पति आवरण है जो धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। मतलब जो भूमिगत जल है उसको दोबारा से पूरा कर देते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। तो क्या है? जल संग्रहण। ठीक है, जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। स्प्रिंकल जो होते हैं, ठीक है, सबसे अधिक प्रभावी विधि क्या है खेतों को सिंचित करने के लिए? स्प्रिंकल। ठीक है, ये भी आया हुआ था। ठीक है, स्प्रिंकलों द्वारा अधिक जो है प्रभावी विधि कौन सी है खेतों को सिंचित करने के लिए, सिंचाई करने के लिए? स्प्रिंकल। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। कौन सी? ड्रिप अथवा टपकन विधि। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले क्षेत्रों में, जो शुष्क प्रदेश हैं, सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन का जो है संरक्षित किया जा सकता है। देखिए इधर देखते हैं एक बार। क्या आप जानते हैं अपने घर की छत पर वर्षा का जल एकत्रित करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। मतलब हम अपनी छत पे ही एक बड़ी सी दीवारें लंबी लंबी बना के उसमें वर्षा का जल हम इकट्ठा कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? जल संग्रहण कहलाएगा। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों में एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना हुआ है। क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों
और कुर्सियों को देखते हैं वे बेंत और बांस की बनी हैं। भारत के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी आदर्श प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो बांस कहाँ पाया जाता है? देखिए कहीं से भी क्वेश्चन उठा के बना देंगे। ठीक है, तो बांस कहाँ पाया जाता है? भारत के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी आदर्श जो है प्रदेशों में। ठीक है, जैसे कि मैं बता रही थी अभी हम मिजोरम से आए हैं तो वहाँ पे आइजोल में वहाँ पे भी बांस जो है प्रचुर मात्रा में उसकी वहाँ पे मतलब पैदा होता है। वहाँ पे बांस ही बांस थे, बांस और केले के पेड़, यही सारी चीज़ें थी। जैसी रेशमी स्कार्फे देखकर उत्साहित हुए, यह खूबसूरत जो स्कार्फ है उसको देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है। तो रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? रेशम कीटों से, जैसे यहाँ दिखाया गया है ये। ठीक है, जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। तो जैवमंडल क्या हुआ? देखिए, सॉरी, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन जो है केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच एक जुड़े संकरे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पे इन तीनों का मिश्रण होता है, जहाँ पे जल भी होता है, स्थल भी होता है, वायु भी होता है, उसको क्या कहेंगे? जैवमंडल कहते हैं। ठीक है, जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंध जो है संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र भी कहते हैं। ये हमने जो है क्लास 7 में भी पढ़ा था इसके बारे में कि जैव स्थलमंडल क्या है, जलमंडल क्या है, ठीक है, जैवमंडल क्या है और पारितंत्र क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने क्लास जो है 7th में भी, 7th की ज्योग्राफी में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, इसलिए जो है पीछे वाले चैप्टर देखने बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है हमें। ठीक है, चलिए, वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे इसे इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रहण में सहायता करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि, पौधे और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग हैं। पौधों के क्या हैं? असंख्य उपयोग हैं। उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। उनमें जो है हमें उनसे हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। एक बार ये देख लेते हैं। देखिए, क्या आप जानते हैं उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन तथा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता था, उनमें अपार मार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर जाते थे। डाइक्लोफिल फिल जो होती थी। ठीक है, पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। डिक्लोफिनेक पढ़ लेना एक बार इसको। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए, मधुमक्खी जो है हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो मधुमक्खी है वो एक पारितंत्र के अपघटक में महत्वपूर्ण भूमिका उसकी निभाती है क्योंकि वो फूलों से जो उसके परागण में मदद करती है और हमें शहद प्राप्त करती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है।
इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो या छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। मतलब सब एक दूसरे पर निर्भर है। इसी को क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारी है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? वनस्पति की जो वृद्धि है तापमान और आर्द्रता पर निर्भर है। कितना तापमान और कितनी आर्द्रता। ठीक है। विश्व की वनस्पतियों के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में बांटा गया है। वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। ठीक है। कितने प्रकार में बांटा गया वनस्पतियों को? 4। वन हो गए, घास स्थल हो गए, गुल्म हो गए और टुंड्रा। इसके बारे में देखिए, आगे देखते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन जो है प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होता है? छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगते हैं। ठीक है। देखते और कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीलिया झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। देखिए ये चीजें याद रखना। जो छोटे क्षेत्र वाले जो है सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होता है? छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। जहाँ पे सामान्य वर्षा होगी वहाँ पे छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगेंगे। और कम वर्षा होगी तो क्या होगा? वहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं। इस प्रकार क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं और वाष्पोत्सर्जन होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। ठीक है। देखिए यहाँ से देखते हैं। शीत ध्रुवीय देखिए शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित हैं। जो शीत क्षेत्रीय है उसमें कौन कौन से? मांस और लाइकेन। ठीक है। चलिए पिछली दो शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनके कहीं अधिक लोग हैं। मतलब यहाँ पहले जितने लोग थे उनसे ज़्यादा लोग अब हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों में वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी है प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव का संरक्षण। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं और आश्रय प्रदान करते हैं। जो पौधे हैं जंतुओं को क्या करते हैं? आश्रय प्रदान करते हैं। पौधों में ही है ना वो जो जंतु अपने घर घोंसले बनाते हैं ना। और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित कर रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदापर्दन, निर्माण कार्य, दावानल और भूसंकलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों से लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकारी शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिनमें से कुछ खास प्रजाति की संख्या जो है तेजी से उसमें कमी आ रही है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया जा रहा है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम, तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियों, झीलों और
भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। देखिए, एक क्रियाकलाप दिया गया है, इसको देख लेना। ठीक है, एक सेकंड, कितना रह गया? चलिए, समाप्त होने वाला है, खत्म होने वाला है। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वन महोत्सव और प्रोत्साहित करना चाहिए। वन महोत्सव को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूलों के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। देखिए, यहां से देखते हैं एक बार। राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र है। ठीक है, देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES मतलब द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, इसके बारे में है, की स्थापना की गई, जिसमें प्राणियों और पक्षियों की अनेक जो है जातियों की सूची तैयार की गई। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का जो है नैतिक कर्तव्य है। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड। यहाँ से देखते हैं शब्दावली। जैवमंडल निश्चय क्या है? यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और क्रिया के बीच संबंध को प्रदर्शित करने में इरादे से बचाया गया है। तो चलिए स्टूडेंट, आज हमारा जो ये चैप्टर था, चैप्टर सेकंड, क्लास 8 का चैप्टर सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।